Whenever a force makes a body move, then work is said to be done. देखिए जो हमारा डेली बेसिस है उसमें वर्क डिफरेंट है, लेकिन जो साइंस है फिजिक्स है उसमें डिफरेंट है. सो इफ अ पर्सन क्या करे कि एक भूसे का ढेर लेके खड़ा रहे या बॉक्स लेके खड़ा रहे. सो इफ अ कुली इज जस्ट होल्डिंग ए बॉक्स इन, या फिर अपने सर पर एक इस तरीके से यहाँ पर एक बॉक्स लेके वो खड़ा हुआ है, तो क्या मानोगे, क्या उसने वर्क किया है? तो उसको बोला जाएगा नो, इट हैज़ नॉट डन वर्क. तो मान लीजिए कुछ भी या मटका लेकर खड़ा है तो इट इज़ सेट नॉट, इट हैज़ डन नो वर्क. ठीक है. हाँ बोलिए. डिस्प्लेसमेंट होता है और उसमें फोर्स होता है, तो इसने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया. तो जब इसने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया तो इसको क्या बोला जाएगा कि इट हैज़ नॉट, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है बट इसने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, सिर्फ ये लेके खड़ा है 1 घंटे से. तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क नहीं माना जाएगा. मान लीजिए कि अगर एक इस तरीके की वॉल है और उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, इफ़ यू आर अप्लाइंग अ काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है, इसको आप धक्का दे रहे हो तो, लेकिन ये वॉल मूव नहीं कर रही है, तो क्या माना जाएगा? वर्क हो रहा है कि नहीं? आप तो फोर्स लगा रहे हो, तो क्या माना जाएगा फिजिक्स की लैंग्वेज में? इज वर्क इज गोइंग ऑन और नॉट, दो यू आर मेकिंग कंप्लीट एफर्ट टू पुश इट. तो ये माना जाएगा कि वर्क नहीं हो रहा है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस. तो इसलिए when there a force is applied on a body and displacement takes place, then it is said that work is done. तो वर्क क्या है? पहले बात ये लिख देखें कि वर्क होता कब है. सो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, इन दोनों ऊपर के केसेस में फोर्स किस में लगाया जा रहा है, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? दिव्या बताएं. व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, दिव्या बता सकती हैं. व्हेन फोर्स इज, दिव्या बता सकती हैं. व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, बोलो फोर्स किस में लग रहा है? फर्स्ट में. व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन, इन दोनों में किस में फोर्स लगाया जा रहा है? या फिर हमको उदयवीर बता सकते हैं. दोनों में लग रहा है, तो दूसरे में किसके अगेंस्ट लग रहा है भाई? ये तो बोल, यानी नीचे ग्रेविटी खींच रही है और आप ऊपर उसे होल्ड कर रहे हो. सो योर मस्कुलर बॉडी इज अप्लाइंग फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी. सो यहाँ भी फोर्स लग रहा है और यहाँ भी लग रहा है. ठीक है. सो यहाँ दोनों में लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा. व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस, जब डिस्प्लेसमेंट हो जाए, टेक्स प्लेस, हाँ यही बात है, देन इट इज सेड, इट इज सेड दैट वर्क इज डन. तब ये कहा जाएगा कि वर्क हुआ है. मान लीजिए कि अगर किसी भी चीज़ पर आपने फोर्स लगाया और उसमें डिस्प्लेसमेंट कर दिया, लाइक दिस इज समथिंग, तो आप क्या है कि किसी घर में बड़ी कबर्ड को खिसका रहे हो. सो यू आर अप्लाइंग ए काइंड ऑफ फोर्स एंड यू मैनेज टू जस्ट ड्रैग इट. तो अब इस चीज़ को आपने यहाँ से यहाँ तक इस अलमीरा को आप ले आए हो. सो नाउ अगर आपने मान लीजिए इस पर कुछ फोर्स लगाया है, यू हैव अप्लाइड एक सर्टेन काइंड ऑफ फोर्स, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया एंड
you manage to shift it from one place to अदर प्लेस 5 मीटर शिफ्ट कर दिया, तो आपने इसकी शिफ्टिंग कर दी, फोर्स लगाया तो शिफ्ट होगी। तो इस तरीके से वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन नहीं लेनी है, तो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर ये अलमारी उल्टी चलने लगती तब नहीं माना जाएगा, तब निगेटिव वर्क होता। तो पहले सिंपली सोचो वर्क है क्या, वर्क की डेफिनेशन, फिर मैं इसके सारे एस्पेक्ट बताऊंगा। वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स का हमें क्या लेना है बताओ? हाँ, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड क्यों लिख रहा हूँ? क्या फोर्स में दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन भी होती है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है? एंड मैग्नीट्यूड, क्या डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो जैसे ऊपर का केस हुआ, तो अगर हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख लेंगे। लेकिन अभी आप से पूछे कोई तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, कि वर्क क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी एंड डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। अगर बहुत सिंपल चाहिए तो एस चांद में ये भी लिखी है कि वर्क क्या है? वर्क इज इक्वल टू, जैसे फोर्स एक्सर्ट हुआ है ऊपर में, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी एंड डिस्टेंस मूव्ड in the direction of applied force, direction of applied force। मान लीजिए अगर मैं ऊपर के केस में कहूँ तो कितना वर्क माना जाएगा? दैट इज, यहाँ पर देखेंगे तो W इट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, 50 हो गया। और ये बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है? देखो आपने बताया कि फोर्स की न्यूटन हो जाएगी, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और चला कितना, वर्क का जूल हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो क्या ये 50 न्यूटन मीटर कहा जाएगा इसे, क्या बताओ? क्योंकि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और 5 मीटर चला, और न्यूटन मीटर की जगह, हाँ सही कह रहे हो, तो 50 जूल। अगर पूरा जूल लिखना तो जे छोटा लिखना, और अगर फर्स्ट लेटर लिखना तो बड़ा लिखना। बात समझ में आई? सो यूनिट ऑफ, हाँ बोलो। यस, इट इज़ द डेफिनीशन। अभी बहुत प्रेलिमिनरी है, अभी इसे और रिफाइन करेंगे। अभी तो मैंने आपको दो डेफिनीशन बताई है सिर्फ एक तरीके की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम इसको क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा और इसको चेंज करेंगे, क्योंकि अभी वर्क 3 तरीके का हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और साथ ही साथ ज़ीरो भी हो जाएगा। तो ऐसे केस में वी विल जस्ट कीप ऑन चेंजिंग इट। तो अभी प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया तो आपको समझ में आ गया ना कि वर्क क्या है? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड
डिस्प्लेसमेंट, तो पहले मैंने आपको बिल्कुल रिफाइंड दिखा दी है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड और ये लिख दिया. नाउ लेट अस एक्सप्लोर इट, देयर आर सम हिडन ट्रूथ इनसाइड इट. जरा ये एक बात चेक करो कि मान लीजिए कि सन है और अर्थ मूव कर रही है, तो अर्थ यहाँ से यहाँ आकर और यहाँ आ गई. ये अभी आधा चक्कर लगाया है, अभी और भी चक्कर लगाएगी, आगे और भी जा सकती है, अपना पूरा ऑर्बिट पूरा करेगी. तो बताइए क्या सन ने इस पर कुछ वर्क किया है कि नहीं? हाँ, ग्रेविटी तो लगा ही रहा है, तो खींच रहा है सन इस पे. तो ये बात बताओ कार्तिक कि क्या सन ने इस पे कुछ वर्क किया होगा कि नहीं किया होगा? उदयवीर आप बताओ. ठीक है, ये बात सही है. प्रार्थना आप बताओ. या दिव्या बताएं. चलिए, और एनीबडी एल्स? तो जैसा कि उदयवीर ने बताया कि इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दैट इज फोर्स, और ये जा रही है परपेंडिकुलर. तो क्या बताओ, जिधर फोर्स लग रहा है क्या उधर ही जा रही है कि दूसरी डायरेक्शन में जा रही है? उस डायरेक्शन में जा रही है. अच्छा, मान लो अर्थ यहाँ आ गई, तो फोर्स इधर लग रहा है और जा रही है इधर, तो अभी भी क्या दूसरी डायरेक्शन में जा रही है? ये बात सही है. वर्क डन इज जीरो. तो सन के चारों तरफ जब अर्थ घूम रही है, तो क्या कभी भी ऐसा हो रहा भाई, कभी भी ऐसा हो रहा है कि अर्थ उसी डायरेक्शन में चली जाए जिधर फोर्स लग रहा है? सन की ओर कभी जाती है? कभी नहीं जाती है. तो इसलिए जब सन, अभी फोर्स इधर लग रहा है, जा इधर रही है, तो बोलो परपेंडिकुलर जा रही है. तो इस तरीके से नो वर्क इज डन बाय सन ऑन अर्थ. बात समझ में आ गई? नो वर्क इज डन ऑन अर्थ बाय सन. लेकिन ये चीज़ अभी हम आगे पढ़ेंगे. उदयवीर ने पूछा तो हमने बता दिया कि ये केस है, बट दिस केसेस विल बी कम इन सीक्वेंस. तो अभी हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि क्या क्या है. ठीक है, वर्क तो समझ में आ गया ना. तो वर्क इज क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. प्रार्थना रिपीट करो इस चीज को. व्हाट इज वर्क? माही रिपीट करिए. अनुराग बोलो. व्हाट इज वर्क? अर्थ. हाँ, ठीक है. सो इस तरीके से वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. अच्छा, यूनिट ऑफ वर्क क्या हो सकती है? जूल. और दूसरी यूनिट क्या हो सकती है? न्यूटन एनएम हो सकती है. तो जैसे हमने अभी देखा कि दैट इज वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड in the direction of applied force. So unit of work is unit of force into unit of distance. So unit of work क्या हो जाएगी? ये न्यूटन और ये हो जाएगी मीटर. तो ये न्यूटन मीटर हो जाएगी. या दूसरी चीज, इसे क्या कहा जा सकता है? जूल. जो प्रेस्कॉट जूल थे वो बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, उनके सम्मान में उन्होंने वर्क के ऊपर बहुत काम किया है, तो इसलिए उनके नाम पे इसका नाम क्या रखा गया है? दैट इज जूल. ओके, सो इट इज ऑन द नेम ऑफ
प्रेस्कॉट जूल, प्रेस्कॉट जूल। नाउ प्रेस्कॉट जूल। So let us see that ये प्रेस्कॉट जूल इन्हीं के नाम पे रखा गया है। So he has done many things about work and energy. Okay, James Prescott Joule. Okay, तो अब हम देखेंगे कि वर्क की यूनिट जूल हो गई, तो 1 जूल को डिफाइन करना है। 1 जूल को उदय भी डिफाइन करो, तो उसको स्टेटमेंट में बोलो। यानी अगर मान हाँ ये तो ठीक है, अब वो तो जूल होती है, लेकिन 1 जूल को डिफाइन करना है। मान लीजिए किसी पर अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाया जाए और वो चीज़ कितना डिस्प्लेस हो जाए, 1 मीटर, तो क्या कहा जाएगा? तो कहा जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट पर 1 जूल वर्क किया गया है। सो इफ 1 न्यूटन force is applied on a body and it get displaced, और ये डिस्प्लेस हो जाए by 1 मीटर। अब इस इतना ही लिखें कि और भी कुछ लिखें? हाँ, in the direction of applied force, then work done on object is 1 joule. Then work done on object is 1 joule. तब 1 जूल कहा जाएगा। अब जरा देखिए, now when work is not done, वर्क कब नहीं होता? हाँ, पहली चीज, या फोर्स ना लगाया जाए, इफ नो फोर्स इज अप्लाइड। देखो होता क्या है कि जो W है वो F इंटू एस है, और F ही नहीं लगाओगे तो क्या वर्क डन माना जाएगा? फोर्स ना हो। जैसे मान लो इंटरस्टेलर स्पेस में, अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में कोई एक प्लैनेट है, वो चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, ना उसके आसपास कोई सन है ना स्टार है, और उस पर कोई फोर्स भी नहीं लगा रहा है, वो अपने आप अपने मस्ती में चलता चला जा रहा है। तो बताओ क्या वो कोई वर्क कर रहा है? एक सीधी लीनियर मोशन में चलता चला जा रहा है, लीनियर डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म मोशन में। जब फोर्स ही नहीं लग रहा है तो उस पर क्या कुछ नहीं होगा, तो चलता चला जाएगा। तो इस तरीके से ऐसा केस भी हो सकता है। दूसरी चीज़ कि इफ फोर्स इज अप्लाइड बट ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस्ड, फोर्स इज अप्लाइड बट ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस्ड, वो हिले ही ना। अगर दीवार पे फोर्स लगाओगे तो क्या हिलेगी दीवार? तो कुछ भी नहीं होगा। और तीसरी चीज़, इफ डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस परपेंडिकुलर टू द फोर्स अप्लाइड, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस परपेंडिकुलर टू अप्लाइड फोर्स। मान लीजिए जैसे कि ये एक बस है, ये ऊपर से देखिए, ये टॉप व्यू है, और इस बस में बहुत सारे लोग धक्का दे रहे हैं कि ये बस चल जाइए, रुकी पड़ी है। तो इस बस को बहुत सारे लोग धक्का दे रहे हैं, एक आदमी इधर से भी धक्का दे रहा है, तो ये बस जो है अल्टीमेटली चल दी। तो अब सब लोगों को लस्सी पिलाई गई, तो ये बोलता है हमको भी लस्सी पिलाओ, हमने भी बस चलाई, तो इसको लस्सी पीने को मिलेगी क्या?
because these person will tell that the displacement is taking place perpendicular to your force. तो आपने जो फोर्स लगाया है उधर तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, बस तो उधर गई तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. सो ऐसा जब भी होगा कि फोर्स इधर लगे और डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए, देन दिस पर्सन इज़ नॉट क्रेडिटेबल फॉर मूवमेंट ऑफ बस. इसी तरीके से जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हो जाएगा, केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, और ये कब है? ये पुशिंग ए वॉल. अगर एक वॉल को पुश कर रहे हो तो हिलेगी नहीं. और प्लैनेट इज मूविंग इन स्पेस, तो अपने आप ही चल रहा है. आइसोलेटेड स्पेस, उसके आसपास कुछ ना हो. प्लैनेट इज मूविंग इन आइसोलेटेड स्पेस. आगे आसपास कुछ भी ना हो तो फिर कहा जाएगा फोर्स ही नहीं लग रहा है. वो चलने से क्या होता है, कोई चीज़ चल जाए. अब ज़रा देखिए, इतनी बात हमने देख ली कि कब वर्क डन नहीं होता. अब हम ये देखेंगे कि व्हेन वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव. अब ज़रा देखिए कि मान लीजिए वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है. वर्क डन, वैसे मैं आपको बता दूं, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है. ऐसा ना सोचना कि वर्क डन में भी कोई डायरेक्शन होती है. 10 जूल वर्क किया तो 10 जूल वर्क है उसका. यानी मान लीजिए कि आप किसी जैसे ये चीज़ है कि किसी स्कूटी को आप धक्का दे रहे हो और वो लेकिन आप उसे मूव नहीं कर पा रहे हो, तो वो अपने ही हिसाब से चल रही है. ठीक है, सो दैट इज मूविंग ऑन इट्स ओन. ठीक है, तो अब इसमें आपने यहाँ से धक्का दिया. इफ़ यू आर पुशिंग फ्रॉम हियर, तो आप इस चीज़ को यहाँ से पुश तो कर रहे हो, लेकिन ये स्कूटी जो चलाने वाला है वो आगे बढ़ता ही चला जा रहा है. सो इफ़ दिस पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन बट यू आर पुशिंग टूवर्ड्स दिस, तो बोलो ऐसी स्थिति में वर्क डन कैसा होगा? क्या निगेटिव होगा? या आप अपने किसी फ्रेंड की साइकिल रोकने की कोशिश करते हो या पीछे से खींचते हो, लेकिन फ्रेंड जो है मैनेज टू मूव फॉरवर्ड, आप उसे पीछे खींच रहे हो, लेकिन दोस्त जो है पैडल मार के साइकिल लेके चला जाए, तो आपने पीछे फोर्स लगाया लेकिन साइकिल तो आगे चली गई. तो इफ displacement is opposite to the direction of applied force, then work done is negative. If displacement is opposite to the, जैसे एक बच्चे से हमने कह दिया कि ये, उससे बोल दिया कि तुम इसमें क्या है कि दोनों हाथों से इसे मैनेज करके इस गिफ्ट को पकड़ो, लेकिन जो बच्चा है वो उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहा है और वो जो भारी सा सामान है वो धीरे धीरे नीचे खिसकता चला जा रहा है. तो बच्चा तो ऊपर फोर्स लगा रहा है लेकिन वो तो सामान तो नीचे जा रहा है. तो ऐसी स्थिति में बच्चा वर्क डन पॉजिटिव करेगा या निगेटिव? वो लिफ्ट नहीं कर पा रहा, धीरे धीरे हैवी वेट है. 5 किलो आलू पकड़ा दो किसी बच्चे को तो धीरे धीरे वो नीचे होती चली जा रही है आलू, जबकि वो ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है. सो इफ डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, देन वर्क डन इज निगेटिव. जैसे कि मान लीजिए कि अब देखो कि ऐसा केस दिया गया है कि इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन वर्क डन इज निगेटिव. लाइक दिस, कि मान लीजिए कि कुछ ऐसी स्थिति है, ये कोई लगेज है और इसको हम एक ले जाने वाला है वो ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है.
कि इस चीज़ को पकड़ के खींच रहा है, बट दैट इज़ ड्रैगिंग डाउनवर्ड, तो इसको ये ऊपर खींच रहा है, इस पर धागा बंधा हुआ है या कुछ भी है, तो इसको वो पुल कर रहा है नाउ, बट नॉट एबल टू पुल, क्योंकि ये एक हिली एरिया है तो वो खींच नहीं पा रहा है, दो इट इज़ मूविंग ऑनवर्ड एंड इट इज़ कीप ऑन मूविंग लाइक दिस। तो अगर ये 2 मीटर नीचे चला गया, जबकि इसने ऊपर जो फोर्स लगाया है 5 न्यूटन का लगाया है, तो ऐसी स्थिति में ये जो कार्ट है जो नीचे खिसकती चली जा रही है, उसके फोर्स लगाने के बाद भी उल्टी जा रही है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स को 5 न्यूटन ले लीजिए और इसे -2 ले लीजिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तो दैट इज़ -10 जूल, ऐसा ले लेना। अब देखो, when work done is positive, so if force and displacements are along same direction, जब वो एक ही तरफ हो, तो वर्क डन ज़ीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और अब हम पॉजिटिव का केस देख रहे हैं। वर्क डन इज पॉजिटिव इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ऐसी स्थिति में वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ ये तो हम लोगों ने देख लिया कि वर्क डन कैसे कैसे हो सकता है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 11.1 पर। सो इट सेज अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर। मान लो 5 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट खिसक गया। एक ब्रिक ही ले लो, ब्रिक खिसक गई है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इफ़ द फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लो जब ये नहीं है कि उसने धक्का लगा के छोड़ दिया, तब तक फोर्स लगाना है जब तक डिस्प्लेसमेंट होता रहे। अगर ये ना सोचो कि हमने तो धक्का मार दिया, चीज़ें चलने लगी, तो जिस टाइम तुमने अपना कांटेक्ट उस चीज़ से छोड़ दिया, बस उतने देर तक का डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा। तो इसमें ये चीज़ क्यों लिखी है कि इफ़ फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, वो लगातार उस पर फोर्स लगाता रहा है जब तक कि वो चीज़ यहाँ तक नहीं आ गई। ये फोर्स यहाँ पर भी है, ये बात समझ लो। ये 5 न्यूटन यहाँ तक भी लेके आया, वो चलते चलते साथ साथ आया है। बात समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ लगा रहा तो चलते चलते यहाँ तक आया है। तो अब देखो उसने कितना फोर्स लगाया। फोर्स आपको लगाते रहना है जब तक डिस्प्लेसमेंट हो, तभी माना जाएगा कि आपका फोर्स ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो 5 न्यूटन और इंटू 2 मीटर चला तो दैट इज 10 जूल हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं। सो दैट इज वर्क डन इज 10 जूल। नेक्स्ट देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन। सो पेज नंबर 148, it is said a force of 7 Newton acts on an object. The displacement is 8 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर हो गया in the direction of force. Let us take it that the force acts on the object through the displacement. ये माना जा रहा है जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही फोर्स लग रहा है और पूरे टाइम तक लग रहा है। What is the work done in this case? So वर्क डन बताना है जबकि 7 न्यूटन का फोर्स है और 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। So now again work done is force into displacement. Force is of 7 Newton and displacement is 8 meter. So it is 56 joule. So work done is 56 joule.
ओके, नाउ अब जरा देखें कि एग्जाम्पल 11.2, तो 11.2 क्या कहा गया है। अच्छा, उसके पहले ये चीज़ भी देख लो कि मान लो अगर अपोजिट चल रहा हो नेगेटिव में, तो आप फोर्स पे भी नेगेटिव लगा सकते हो या डिस्प्लेसमेंट पे, दोनों सुविधा दी जा रही है। एनी ऑफ द साइन कैन बी पुट एज नेगेटिव इफ बोथ आर अपोजिट। बोलो, बात समझ में आ गई। जैसे मैंने वो हिल, हाँ किसी एक पे लगाना है तो ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। ओके, नाउ 11.2, a porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on head 1.5 मीटर above the ground। तो पोर्टर की हाइट 1.5 मीटर है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। मान लीजिए कि एक कुली है, पोर्टर का मतलब कुली है जो सामान उठाता है, और उसने क्या किया है कि कोई एक लगेज है, तो उस लगेज को वो उठा रहा है ग्राउंड से, एंड दैट पुट्स इट ऑन हेड, और अपने हेड पे वो पोर्टर उसको रख लेता है। नाउ व्हेन द पोर्टर कीप इट द सेम लगेज ऑन हेड, तो उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा उसको उठाने में। नाउ अब देखो, ये ग्राउंड से इसने उठाकर इसको ऊपर रखा है, सो इस चीज़ को ग्राउंड से वो उठा रहा है और अपने सर पे रख रहा है। कोई भी एक लगेज है, मान लीजिए दिस इज़ द लगेज, ये गठरी है, दिस इज़ द लगेज, तो ये इतनी हाइट पे उसको उठाना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो अपने सर पे वो रख पाएगा। ओके, ये तो अब ये बताओ कि ये कितने केजी का है। 15 केजी का है, तो 15 केजी की चीज में डाउनवर्ड वेट कितना लग रहा है। वेट क्या होता है किसी चीज का, क्या मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, W इज इक्वल टू mg होता है क्या, बताओ। वो चैप्टर अभी पढ़ा है ग्रेविटी का। तो इस चीज़ पर नीचे की ओर कितना वेट लग रहा है, ग्रेविटी कितना वेट लगा रही है। तो 15 केजी की चीज़, और मान लो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 10 लिया जाए, तो क्या 150 न्यूटन नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। तो इस पर नीचे कितना फोर्स लग रहा है, 150 न्यूटन। 1 किलो की चीज़ पर 1 इंटू 10 कर देना तो 10 न्यूटन फोर्स लगता है। तो बताओ 15 केजी की चीज़ पे नीचे कितना फोर्स लगेगा, 150 न्यूटन। तो अगर आपको उठाना है तो आपको इतना ही फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी उठा पाओगे। तो जितना नीचे ग्रेविटी खींच रही है, उतने से ही आप उसे उतना फोर्स लगा के अगर आपने उल्टी डायरेक्शन लगा दिया तो उठा ले जाओगे। तो इसलिए द पोर्टर हैज़ टू अप्लाई 150 न्यूटन फोर्स अपोजिट टू ग्रेविटी। पोर्टर को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 150 न्यूटन फोर्स। कोई भी चीज़ अगर आप उठाते हो तो जितना वेट है उतना उसके अपोजिट फोर्स लगाओ अपवर्ड, तो उठा ले जाओगे। न्यूटन फोर्स अपोजिट टू ग्रेविटी, और उसने अप्लाई भी किया होगा, और उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कर दिया बताओ। उसकी खुद की हाइट कितनी है, ग्राउंड से उठाया उसने, यहाँ से मान लो इसके सेंटर से यहाँ के सेंटर तक, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, क्या 1.5 मीटर। तो इतना फोर्स लगाया 150 न्यूटन का, और उसके बाद उसने इतना उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, ऊपर फोर्स लगाया और ऊपर ही डिस्प्लेस कर लिया, फिर सर पे रख लिया। तो बताइए आप कि, हाँ बोलो। अब देखो इसमें लिखा नहीं है, लगाया उन्होंने 10 लगा दिया है, गलत किया है। जब ना दे तो 9.8 लगाना चाहिए। अब आंसर में 10 दिया है, आपकी बुक में क्या दिया है, तो हमें 10 इसीलिए लिखना पड़ा, नहीं तो मैं अगर एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता तो मैं 10 ना रखता। अब लेकिन बुक में ये चूंकि सॉल्व करके दिया तो मुझे रखना पड़ रहा है 10 ही रख दो, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट किधर है,
इज 1.5 मीटर along सेम डायरेक्शन। जिधर वो फोर्स लगा रहा है क्या उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? ऊपर फोर्स लगा रहा है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो बताओ वर्क का क्या फार्मूला है? अब वेट का भी W है, वर्क का भी W है, लेकिन जो ये वर्क है वो कैपिटल W है, ध्यान देना। और वेट क्या होता है? यही ध्यान देना बस। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स उसने कितना लगाया ये बताओ। सही है, ये सही है। और डिस्प्लेसमेंट हुआ 1.5 मीटर। इनका प्रोडक्ट करो तो इनके प्रोडक्ट से कितना आ जाएगा? एक ज़ीरो से ये 15 बन जाएगा। और 15 इंटू 15 क्या होता है? एक ज़ीरो और ये इसका डिस्प्लेस। तो 225 बोलो, 225 जूल। तो 225 जूल वर्क डन बाय पोर्टर इज। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, सो वर्क डन इज 225 जूल। कभी ये ना बताना कि वर्क डन ऊपर हुआ नीचे हुआ, ये कभी ना बताना। वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं होती इसमें कुछ भी। तो लिख लीजिए वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। हाँ बोलो। अच्छा उसने बताओ ऊपर उठाई क्या कोई चीज़? ये है, उसने ऊपर उठाई क्या? ऊपर फोर्स लगाया और ऊपर ही उठी। वो गठरी नीचे तो नहीं चली गई ना। उस पोर्टर ने किधर फोर्स लगाया? एक्सटर्नल सिस्टम ने किधर फोर्स लगाया? ऊपर। तो जब इस पोर्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसने ऊपर उठाने की कोशिश की और उठा के ऊपर रख लिया, तो क्या ये पोर्टर जिधर फोर्स लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट उधर ही उठता चला जा रहा है क्या? बोलो। अच्छा ये बताओ, अगर अभी इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछा ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, तब क्या कहते? ग्रेविटी किधर फोर्स लगा रही है? ग्रेविटी ऊपर लगाती, कोई भी चीज क्या ऊपर चलती चली जाती? वेट तो नीचे लगता है ना, तो ग्रेविटी तो नीचे लगाती है। तो ग्रेविटी ने यहां कैसा काम किया, पॉजिटिव की निगेटिव? यहां दो एजेंसी फोर्स लगा रही हैं, देख लो भाई। अब यहां दो एजेंसी फोर्स लगा रही हैं, पोर्टर भी कुली भी फोर्स लगा रहा है और ग्रेविटी भी लगा रही है। ऐसा ही नहीं है कि ग्रेविटी नहीं लगा रही है, ग्रेविटी भी 150 न्यूटन लगातार लगाती चली जा रही है जब तक वो ऊपर उठा रहा है। वो तो लगाती रहेगी, सर पे रखा रहेगा तब भी लगता रहेगा 150। और वो पोर्टर भी लगा रहा है 150 न्यूटन। तो बताओ पोर्टर ने जो फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट क्या उधर ही गया? तो क्या पोर्टर का वर्क डन पॉजिटिव है? और ग्रेविटी का निगेटिव हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता वर्क डन बाय निगेटिव एज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड बट ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड अपवर्ड, तो फोर्स नीचे है ग्रेविटी का, चीज ऊपर जा रही है, डिस्प्लेस हो रही, तो बोलो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हुआ? -150 वर्क डन क्यों बोल रही हो? -225 क्यों नहीं बोलती हो? फोर्स पूछा जा रहा है क्या आपसे? वर्क डन बताओ ना। माइनस तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई नहीं करोगी 1.5 न्यूटन, कि सिर्फ फोर्स फोर्स बता दोगी? बोलो। तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना है? और पोर्टर का वर्क डन क्या है? ये सही है। अगर ये पोर्टर यहां से 1 मीटर तक चल दे, 1 मीटर आगे बढ़ जाए, तो उदयवीर पोर्टर का वर्क डन क्या है? बहुत अच्छा बताया इन्होंने। क्यों इन्होंने बताया कि पोर्टर का वर्क डन 0 है? बताइए। क्योंकि ये फोर्स ऊपर लगा रहा है और चल इधर रहा है। तो कभी भी अगर मान लो फोर्स ऊपर, उसे उठाने के लिए तो ग्रेविटी का अगेंस्ट में ही लगाना पड़ेगा। तो चलने का पैसा नहीं होता है सामान को, जब आप कुली उठाता है उठाने का पैसा है, फिर चला तो जितना भी लो। तो इस तरीके से इफ इट इज़ मूविंग 1 मीटर then it is moving in this direction but force is applied in upward direction against gravity, so there will be 0 work done। बोलो बात समझ में आ गई? बताओ। हाँ
हाँ, जो फोर्स अगर वो ग्रेविटी पे डाउनवर्ड लगा रहा है तो उसका एक्शन और रिएक्शन है, नीचे की ओर वो ज़मीन को वो कर रहा है, प्रेस कर रहा है, बट अर्थ इज़ नॉट यील्डिंग, सो ए रिएक्शन फोर्स इज ऑन हिज फिट. ऑल द फोर्सेज आर, it is all the forces are towards gravity or it is upward. जबकि उसका मूवमेंट इधर हो गया तो मस्कुलर फोर्स का कोई पैसा नहीं है. अगर कुली ये कहेगा कि मुझे मस्कुलर फोर्स का पैसा दो तो कोई नहीं देगा. वैसे आप जब ज़मीन पे चलते हो, दौड़ते हो, तो यू आर अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स. धरती को पीछे खींचते हो कि नहीं फ्रिक्शन से, तभी तो अगला पैर आगे रखते हो. तो यू आर पुशिंग द ग्राउंड बैक एंड देन एज ए रिएक्शन यू आर मूविंग आगे. तो कई अलग अलग फैक्टर्स काम कर रहे हैं, पर फिर भी प्लेनली अगर पूछा जाए सबसे सिंपल, तो अगर ये आगे बढ़ेगा, एक क्वेश्चन है आपके, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, तो ये ऊपर फोर्स लगा रहा है और जा इधर रहा है, एज द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, सो डिस्प्ले तो वर्क डन इज जीरो. बोलो समझ में आई बात कि नहीं? इतना पूछा जाएगा, अभी आएगा क्वेश्चन तब पूछा जाएगा. अच्छा आगे देखिए. नाउ अब जरा देखें, इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 149. क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कब कहा जाएगा. व्हेन डू वी से वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन ऑब्जेक्ट. सो वर्क इज said to be done if force produces motion. So motion in an object either along its direction or opposite to it. क्या निगेटिव वर्क डन नहीं होता? निगेटिव वर्क डन भी तो एक वर्क डन ही है. बोलो. और या तो वर्क कब कहा जाएगा हुआ है, या तो फोर्स लगे और चीज उधर ही जाए जिधर फोर्स लगा है, और या फोर्स लगे और चीज अपोजिट चली जाए, तब भी माना जाएगा वर्क डन हुआ है, बट निगेटिव हुआ. तो हुआ है कि नहीं? और अपोजिट टू इट, हाँ परपेंडिकुलर ना जाए. अगर परपेंडिकुलर होगा तो माना जाएगा जीरो वर्क डन है. अब अगला देखिए, राइट एन एक्सप्रेशन. बोलो. देखो, हाथ में उठाने तक उसने फोर्स लगाया और फिर उसके आगे चलने पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि अब वो अपवर्ड मैनेज कर रहा है, चीज़ को ऊपर उठा रहा है लगातार. ठीक है, वो ये तो नहीं है कि चीज़ को आगे पीछे इधर उधर करेगा तो किसके अपोजिट करेगा. तो उसे वर्क तो ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं करना है, तो इसलिए उसे तो ऊपर फोर्स लगाना है. ऊपर नहीं लगाएगा तो चीज़ छूट जाएगी. तो इसलिए ही इज़ कंटिन्यूसली अप्लाइंग फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. फिर आगे बढ़ने पर तो कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ने पर फ्रिक्शन के अपोजिट फोर्स लगाना पड़ता है. मालूम है कि नहीं? रोल, आप पीछे पैर खींचते हो तभी तो बढ़ता है कि नहीं अगला पैर. तो आगे बढ़ने के लिए किसके अपोजिट फोर्स? फ्रिक्शन. तो उसका अभी इस चैप्टर में कुछ रोल नहीं है, लेकिन ये जान लो कि चाहे हाथ में ले चाहे सर पर रखे, अगर वो चल रहा है तो सब एक ही बात है, उसका वर्क डन जीरो ही माना जाएगा, क्योंकि अपवर्ड फोर्स है और जा सामने रहा है. तो बोलो माना जाएगा क्या? परपेंडिकुलर नहीं हुई, अपवर्ड फोर्स और जा रहा है सामने. तो फोर्स अगर अपवर्ड है और इधर जा रहा है कुली, तो बोलो क्या माना जाएगा उस कुली का? बताएं. तो उस स्थिति में इसको पकड़ने पर भी उसका कुछ नहीं है. ठीक है, तो ये नाउ
तो अगर मान लीजिए ये इधर मूव कर रहा है तो फोर्स तो अपवर्ड लग रहा है और जा इधर रहा है, तो आर दी इज नॉट परपेंडिकुलर, तो इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। चलो अगला है कि पूछा जा रहा है कि राइट एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी चल जाएगा, कहीं कहीं डिस्प्लेसमेंट लिखा है वो सब चल जाएगा। तो दैट इज W इज इक्वल्स टू F इंटू एस। डिस्टेंस भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, ये चीज़ है। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, तो माही रिपीट करो 1 जूल ऑफ वर्क। ऐसे कुछ नहीं होता, अनुराग बताओ। देन वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, पूरी बात बोलो। देन द वर्क डन, दिव्या रिपीट करो। हाँ बोलो। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट मत बोलो, क्या बोलोगी, वर्क डन ऑन, उस ऑब्जेक्ट पे किया गया काम। ठीक है, तो थर्ड हो गया। फोर्थ देखो, फोर्थ में कहा गया है कि ए पेयर ऑफ बुलक एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए प्लो। मान लीजिए कि 2 जोड़े बैल हैं एंड दे आर, ये क्या कर रहे हैं, दीज आर, ठीक है, तो सो दीज आर पुलिंग, ये बुलक को पुल कर रहे हैं एंड इन सर्टेन डायरेक्शन, सो दीज आर पुलिंग ए बुलक, ये प्लोइंग। ठीक है, अब ये देखो, तो कुछ ना कुछ इन पे लगा हुआ होता है और उस तरीके से ये एक ऐसे हल होता है जो ज़मीन से मिट्टी खींचता चला जाता है। सो दीज आर डूइंग ए वर्क रन। अब जरा देखें कि कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, बताओ प्लो पर, इस पर कितना फोर्स लगाया इन्होंने, 140 न्यूटन मिला के दोनों ने 140 न्यूटन लगाया। और बताओ ये कितना डिस्प्लेस कर दिया, कितनी मिट्टी खिसका दी। हाँ मतलब पहले यहाँ था और फिर उसको वो खींचते चले गए, तो अल्टीमेटली दे हैव पुल्ड इट हाउ मच, तो इसको इन्होंने खींचते चले गए, इट इज़ 15 मीटर। सो व्हाट इज़ द वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उन्होंने जिधर फोर्स लगाया उधर ही चीज़ को खींचा, तो उन्होंने फॉरवर्ड डायरेक्शन लगाया, उधर ही चलता चला गया। 140 न्यूटन का फोर्स लगाया और 15 मीटर उसको पुल कर लिया बुलक को, तो 15, अब देखो उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15, ओके 15 4 जा 62,100 जूल। सो वर्क डन बाई बुलक्स ऑन प्लो इज 2100 जूल। वर्क डन बाई बुलक्स ऑन प्लो इज, ठीक है, प्लो कहेंगे कि उसको और कोई नाम, इसका क्या नाम होता है, हल का कुछ नाम होता है क्या, इज 2100 जूल। ठीक है, सो दैट इज बुलक, वर्क डन बाई बुलक ही लिख सकते हो या प्लो ही है। नाउ आगे बढ़ते हैं, ये तो हम लोगों ने जो बात कर, और क्या, वर्क डन बाई बुलक ये न मत लिखना, या उसको देखना पड़ेगा वो उससे कहते क्या हैं। ठीक है,
अब आगे देखो, व्हाट इज एनर्जी। वर्क के बारे में तो ये बात हो गई कि वर्क क्या है। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय, यही है। सो दैट इज एबिलिटी या कैपेसिटी। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। तो अगर किसी भी में कुछ काम करने की एबिलिटी होती है तो बोला जाएगा कि उसमें एनर्जी है। ठीक है। सो वर्क इज एनर्जी कैन बी, ये कहा जा सकता है वर्क कैन बी डन ऑन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। जब आप अपने बॉडी की एनर्जी खर्च करोगे तभी क्या काम कर पाओगे, बोलो। अच्छा बताया है आपने। वर्क कैन बी डन या एग्जीक्यूटेड ऑन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, यानी इसका मतलब है इफ़ यू आर डूइंग वर्क देन योर एनर्जी इज गेटिंग कंज्यूम्ड, तब आपके बॉडी की एनर्जी खत्म होती चली जाएगी क्या। इफ वी डू वर्क देन, ठीक है, सो इट इज एट द एक्सपेंस ऑफ आवर एनर्जी, देन आवर एनर्जी गेट कंज्यूम्ड, ये चीज़ है। तो इस तरीके से कुछ भी आप करते हो तो फिर आपकी एनर्जी कम होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाई ए बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू। तो अगर जितनी आप में एनर्जी है उतना ही काम कर पाओगे। सो ये भी बात सही है। सो बोथ हैव सिमिलर यूनिट्स। यूनिट ऑफ एनर्जी भी फिर क्या होगी, क्योंकि एनर्जी ख़त्म हुई तो वर्क किया, तो वर्क आपने जूल में किया तो जितने जूल। सो द सेम अमाउंट ऑफ जूल ऑफ एनर्जी इज रिड्यूस्ड एज मच एज यू वर्क यू डू वर्क। सो इस तरीके से यूनिट ऑफ एनर्जी भी क्या होगी बताओ, जूल। एंड एनर्जी भी किलो जूल तो कुछ भी कर लो, किलो जूल ऐसे किलो हेक्टो जूल, किलो तो सब कुछ होता है। ये एक प्रीफिक्स है, मिली जूल, किलो जूल, डेसी जूल, डेका जूल, हेक्टो जूल, सेंटी जूल, मतलब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मिली सेकेंड, किलो सेकेंड, क्या किलो सेकेंड नहीं होता क्या। 1000 सेकेंड होता है 1 किलो सेकेंड, किलोमीटर होता है, किलोग्राम होता है, किलो सेकेंड होता है। हर चीज़ में किलो लगा दो, किलो एम्पियर लगा दो। तो ये तो प्रीफिक्स है ना, इनसे कोई लेना देना थोड़ी ना हमें। बस यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ओके, नाउ एनर्जी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। क्या वर्क एक स्केलर क्वांटिटी थी। एनर्जी इज ऑल्सो एन स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो कई फॉर्म में होती है। सो स्केलर क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटी। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी होती है। सो इस तरीके से अगर, हाँ, सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो बहुत तरीके की एनर्जी होती है। लेट अस सी, ये जेम्स प्रेस्कॉट जूल आपकी बुक में बने हुए हैं जिनके नाम पर ये यूनिट दी गई है, जूल। ओके, और जैसा कि अनुराग बोल रहे हैं कि किलो जूल भी हो सकता है, तो यस किलो जूल भी हो सकता है। तो 1 किलो जूल में कितने, एक ये एस चांद की बुक है, ठीक है, एस चांद, हाँ ठीक है। अच्छा ये देखो, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी कुछ फॉर्म्स तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं एनर्जी के, जैसे काइनेटिक एनर्जी, तो और भी देखें। सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एनर्जी, हाँ और भी हो सकती, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो सकती है, मैटिक ये भी हो सकती है। और भी चीज़ हो सकती है। देखो दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी
अगर किसी चीज़ में काम करने की कोई पोटेंशियल हो, ये भी सही है। लाइट एनर्जी भी हो सकती है, साउंड एनर्जी भी हो सकती है, केमिकल एनर्जी भी हो सकती है। क्या किस में होती है केमिकल एनर्जी? हाँ, यह जो सेल है उसमें हो जाएगी, जो सेल हम लोग यूज़ करते हैं उसमें केमिकल है। कोई केमिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी भी हो सकती है। जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी भी हो सकती है। सोलर एनर्जी भी लिख सकते हैं, वैसे लाइट एनर्जी में वो कवर हो गया है। और ठीक है, हीट एनर्जी भी हो सकती है, हीट में भी एनर्जी होती है, हीट से काम हो सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और मैग्नेटिक और ये सब एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, वो सब हम देख सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। जैसे आप क्या करो कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बना लो। अगर केमिकल एनर्जी है, बैटरी चलाओगे तो क्या उससे बल्ब चल जाएगा और हीट हो जाएगी कमरे में, या हीटर चल जाएगा, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीटर चला लोगे क्या? तो इस तरीके से दीज आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। एक चीज़ से दूसरी चीज़, एक एनर्जी का फॉर्म से दूसरे एनर्जी का फॉर्म बनाया जा सकता है। सो एनर्जी इज नाइदर कैन बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउ एवर it can be converted from one form to another, so that is the total energy of the universe is conserved। total energy जितनी भी यूनिवर्स में वो कंजर्व है। this is law of conservation of energy। law of conservation of energy, अनुराग रिपीट करो। हाँ यही है। हाँ, बट कैन बी इंटर कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का क्या नियम है। सो दैट मच इज टू। संडे को हम लोग क्या क्या बोला है हमने?